जहां से शुरुआत होती है, ये वो राजवंश है, नाम है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। ये वे बिंदु है जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आरएसएस बोर्ड तो देखो, इसका तो कोई भरोसा नहीं, ये तो पूछे कि नहीं पूछे अलग चीज है। आरपीसी द्वारा जितने भी राजस्थान में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, हालांकि अब तो इनके पास में बचा ही क्या है, बचा है शिक्षक, जिसमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। इनके पास में बचा है आरएस, इनके पास में बची है एसआई वैकेंसी। हाँ, मतलब वो सारे इसमें आ गए, ग्रेड तो सारे इसमें आ गए आपके, और वो भी। तो आरएस, एसआई, इसके अलावा जैसे लाइब्रेरियन के सेकंड ग्रेड के भी होते हैं, थर्ड ग्रेड के भी होते हैं, तो सेकंड ग्रेड भी कौन करवाता है, आरपीसी। मतलब आरपीसी द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, आप मान के चलिए कि उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा गुर्जर प्रतिहार से, ये कंफर्म है। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, और वो भी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। आरपीसी जो पेपर लेती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाता है, लेवल के हिसाब से। फर्स्ट ग्रेड से यदि क्वेश्चन है तो वो उस लेवल का है, एसआई में है तो वो उस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। चलो हेडिंग डालिए गुज्जर प्रतिहार। तो यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेवाड़, मारवाड़, चौहान, बाकी सब वंश से तो कोई जरूरी नहीं है, उन सब से मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा और इनसे एक क्वेश्चन आएगा, ये तय है गुज्जर प्रतिहार। सबसे पहले बात करते हैं कि गुज्जर प्रतिहार का जो शासन काल है वो क्या है। गुज्जर प्रतिहार का शासन काल, पहला क्वेश्चन यदि बनेगा तो वो इधर से बन सकता है कि गुज्जर प्रतिहारों का शासन काल। क्वेश्चन ये रहा और ऑप्शन ये रहा। पीछे, सबके पीछे शताब्दी है। पहला क्वेश्चन ये है, गुज्जर प्रतिहार का शासनकाल है, ऑप्शन 4 ये रहे, कौन सा होगा। क्वेश्चन है गुज्जर प्रतिहार का शासनकाल है, 5 से लेकर 11वीं शताब्दी, 7 से 12वीं, 6 से 12वीं, 8 से 10वीं। बस इतना सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सारा कुछ पढ़ गए, एग्जामिनर ने इतना ही पूछा। ठीक है। अब यहाँ जो ऑप्शन है ना, इसमें आप किन दो ऑप्शनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई तो कैसे मार कंफ्यूज ही आगला मैंने, कौन से में, ये और डी में थे। मतलब इन दो के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इन दोनों में से एक होगा। क्वेश्चन इन दोनों से ही रिलेटेड आता है। 7वीं 12वीं शताब्दी आएगा जब आपको पूछा जाएगा राजस्थान में राजपूत काल का टाइमिंग क्या है, 7 से 12वीं शताब्दी। गुज्जर प्रतिहार का शासनकाल पूछा जा रहा है, यह है 6 to 12, 6 से 12वीं शताब्दी। सबसे पहली बात लिखो ये, तो गुज्जर प्रतिहार का शासनकाल 6 से लेकर 12वीं शताब्दी। उतारो पहला क्वेश्चन ये। बिल्कुल आएगा, राजस्थान के हर एक एग्जाम में आएगा गुज्जर प्रतिहार। लेकिन तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसके नीचे जस्ट नोट लगा के लिख लीजिएगा। राजपूत काल जो है राजस्थान में, वो 7 से क्या है, 12वीं शताब्दी, वो गुजर प्रतिहार काल है, ये राजपूत काल है। तो राजपूत काल तो कब से माना गया है, 7वीं to 12वीं, लेकिन गुजर प्रतिहारों का टाइमिंग क्या है, 6 से 12वीं। तो शासनकाल याद रखिएगा, 6 से 12वीं, और राजपूत काल 7 से 12वीं शताब्दी का है। ये तो हुआ इनका शासनकाल। नेक्स्ट अगली बात, अगली बात देखिए, वैसे गुजर प्रतिहार को हम प्रतिहार शब्द से भी संबोधित करेंगे, गुजर प्रतिहार को प्रतिहार शब्द से। तो आप ऐसे बुरा नहीं माने कि सर मतलब आप ऐसे प्रतिहार लिख रहे हो, गुजर प्रतिहार लिख ही नहीं रहे हो, तो एक ही बात है ना। प्रतिहार लिखो, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है। प्रतिहार जो शब्द है इसका अर्थ होता है द्वारपाल या चौकीदार।
कहते हैं कि प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल या चौकीदार। गुप्त वंश के जो शासक हुआ करते थे, उनके जो महल हुआ करते थे, उन महलों के द्वारपाल क्या कहलाते थे? प्रतिहार। यानी कि प्रारंभ में गुप्त शासकों के महलों के द्वारपाल थे ये, महलों के द्वारपाल। लेकिन शासक बनने के बाद स्वयं को राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया। प्रारंभ में ये महलों के द्वारपाल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ये राजा बने तो इन्होंने स्वयं को क्या बताया? राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज। लिख लिए? आगे चलें। अब लिखिएगा आप, अगला जो बिंदु है वो है ये प्रतिहार, या फिर जो हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। इनको संज्ञा क्या क्या दी गई है? संज्ञा जैसे जो अरब यात्री हैं, अरब यात्री, जितने भी अरब यात्री हम पढ़ेंगे, जैसे सुलेमान पढ़ेंगे या अल-मसूदी पढ़ेंगे, इन जितने लोगों ने यहां भ्रमण किया, उन्होंने प्रतिहार या फिर गुर्जर प्रतिहारों को अल गुजर बताया। और या फिर इनके लिए एक शब्द यूज किया, कौन सा? जुर्ज। तो आ जाएगा कि गुर्जर प्रतिहारों को अल गुजर बताने वाले यात्री कौन थे? अरब यात्री। अरब यात्रियों में आप नाम पढ़ेंगे अल मसूदी और सुलेमान। अल मसूदी तो आएगा किसके समय? महिपाल के समय। अब शासकों के नाम ऐसे ही आएंगे, महेंद्र, महिपाल। और सुलेमान किसके समय? भोज प्रथम के समय, जिसे पढ़ते हैं मिहर भोज। तो अरब यात्रियों ने प्रतिहार या गुजर प्रतिहारों को क्या बताया है? अल गुजर, या फिर क्या बताया है? जुर्ज। नेक्स्ट, अगली बात देखो, नीलगुड अभिलेख, करहाड़ अभिलेख, राधनपुर अभिलेख और देवली अभिलेख, ये जो चार अभिलेख है, इस चारों अभिलेखों के अंदर प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार कहा गया है। प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार बताया। तो ये क्वेश्चन आया था कूट के हिसाब से कि निम्न में से कौन से अभिलेखों के अनुसार प्रतिहार गुजर प्रतिहार है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर ऑप्शन ए में था 1 2, ऑप्शन नंबर बी में था 3 4, सी में था 1 2 3, डी में था 1 2 3 4, ऐसे। तो चारों ही ये संज्ञा दी गई है अरब यात्रियों द्वारा कि ये जो गुजर प्रतिहार या जो प्रतिहार हैं, ये अल गुजर हैं। और इन अभिलेखों के अंदर ये बताया गया है कि प्रतिहार ही क्या रहे हैं? गुजर प्रतिहार। सर प्रारंभ में द्वारपाल और बाद में शासक, इनसे एक सीख मिलती है कि आप मेहनत करते रहो, सफलता मिल ही जाएगी। हाँ सही है, इतिहास बताता यही है, जिसने जीवन में संघर्ष किया है उसे मिला ही है कुछ ना कुछ तो। हाँ जी।
लिख लिया, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आगे। तो यहां पर हमने पढ़ा कि प्रतिहारों का शासनकाल क्या है, प्रतिहारों का परिचय यानी कि इनका अर्थ क्या होता है, प्रारंभ में ये क्या थे, बाद में शासक बने, और इनके बारे में किन जैसे अरब यात्री आएंगे तो और चर्चा करेंगे इसके बारे में, और इन अभिलेखों को द्वारा प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। अब बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में, इतिहासकारों ने क्या क्या बताया। ठीक है, बाकी जो जो यात्री आएंगे वो कुछ और कमेंट करेंगे तो उनके समय वो लिखेंगे। लिखिए आगे। अब लिखिएगा गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। उत्पत्ति के बारे में वैसे हम देखेंगे तो हमारे पास में टोड साहब तो है ही सा। देखो आप पहले एक बार बोर्ड पर है ना, फिर आप जैसे लिखने चाहो ना वैसे लिख लेना। देखो एक तो है कर्नल जेम्स टोड, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर G.H. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एक व्यक्ति है कनिंगम, एक है आपके डॉक्टर D.R. भंडारकर। ये एक आखिरी में लिखेंगे डिटेल से। इन चार व्यक्तियों ने गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है इसके बारे में क्या क्या बताया। देखो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया है कि ये क्या है, विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टोड इनकी बात का समर्थन करता है, लेकिन वो ये बताता है टोड कि खज्जर नामक विदेशी बताया, खज्जर जाति है विदेशी, उससे उत्पन्न बताया। डॉक्टर G.H. ओझा ने यह बताया कि ये क्या है, क्षत्रिय हैं। कनिंगम ये कहता है कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो क्या है, कुषाणों के वंशज हैं, कुषाण वंशी। एक तरफ ये चार नाम, एक तरफ ये, और कहेगा कौन सा गलत है। उतारो चारों। फिर कुछ और भी उत्पत्ति है उनके बारे में भी हम लिखेंगे। हाँ रंगलाल गुजर लिख लीजिए आराम से, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ वो कल है। एक जो इनकी उत्पत्ति है ना वो हम पढ़ेंगे चौहानों के समय, क्योंकि मेनली वैसे हमें चौहान जब पढ़ेंगे तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध जो है वो है अग्निकुंड यज्ञ। तो अग्निकुंड यज्ञ जब हम पढ़ेंगे तो चार वीर राजपूत उत्पन्न होंगे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो वो उस समय हम पढ़ेंगे, इसके बाद में वैसे चौहान ही पढ़ेंगे हम। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है। और गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर किन यात्रियों द्वारा बताया गया है, अरब यात्री। कौन सा याद है ओझा टोड कुछ सारा समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना आप। लिख लिया, चले आगे। तो ये है इनकी उत्पत्ति के बारे में चार कमेंट। अब देखिए एक जो बात है इनके बारे में नोट करके लिखो। एक यात्री है, वो भी चीनी यात्री, हाँ चीनी यात्री, जिसका नाम है हैंगशांग। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूं की यात्रा वृत्तांत है इनकी, यात्रा वृत्तांत सीयूं की। हैंगसांग वैसे भारत आया था किनके समय, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय भारत आया।
हैंगसांग। 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। ये जो हमारा राजपुताना है ना, इस राजपुताना पर 6ठी शताब्दी में ना तो ये कोई राज्य था, ना कोई इकाई था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था। इसीलिए उस समय हमारे भूभाग का जो नाम हुआ करता था वो गुज्जर प्रतिहारों की वजह से क्या था, गुजरात प्रदेश, जिसे आप पढ़ते हैं। ये बात किसने बताई है, हैंगसांग ने। राजस्थान को गुज्जर प्रतिहारों के कारण क्योंकि उस समय ना तो ये कोई राज्य था, ना कोई इकाई के रूप में था। चीनी यात्री हैंगसांग जहां आया वो स्थान कौन सा था, भीनमाल। और भीनमाल के अंदर कौन थे, प्रतिहार। इसीलिए उन्होंने इनकी वजह से ये नाम दिया। वैसे हैंगसांग जो है, इन्होंने बताया है प्रतिहारों का जो मूल स्थान है, इनके अनुसार प्रतिहारों का जो मूल स्थान है वो है, याद रखिएगा, अब ये तो नाम भी ऐसे ही देगा ना, कुचेला। कुचेला नहीं है ना, कुचेला। और कुचेला कहां है, गुजरात में है ये। तो इन्होंने कहा कि प्रतिहारों का मूल स्थान तो कौन सा है, कुचेला, गुजरात। और इसी हैंगसांग ने प्रतिहारों की जो राजधानी बताई, इन्होंने कहा यदि आप मेरे शब्दों में मुझसे पूछ रहे हैं तो वो है कौन सी है, पिल्लोमोली। और ये किसका नाम है, भीनमाल का। हाँ। हम्म। हम्म। पिल्लोमोली ही भीनमाल, भीनमाल का नाम बताया इन्होंने। और ये तो अच्छा हुआ कि ये दो ही जगह गया। भीनमाल का नाम तो क्या बताया, और इसी बंदे ने बेराट का नाम क्या बताया, बेराट भी गया था ये। हाँ, आखिर में नोट करना आप, अभी नहीं। बेराट का नाम इस बंदे ने कहा है। हाँ, ये तो ठीक है, गोपालपुरा बाईपास आ नहीं पाया ये, वरना पता नहीं क्या नाम रखता। बेराट का नाम क्या रखा था इन्होंने, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्या हैंगसांग के अनुसार पिल्लो मोली कौन सा है और पोरलियो तोली कौन सा है, क्या तोल के गया पता नहीं इसका। तो प्रतिहारों का मूल स्थान कुचेला, गुजरात बताया, जबकि राजधानी कौन सी बताई है। हाँ बिल्कुल सही है कपिल, ये इनके इनके वंशज हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और आखिरी में वो लिख लीजिएगा नोट करके, हैंगसांग ने विराट को ये नाम दिया है। वैसे भीनमाल का प्राचीन नाम है क्या, फिरमाल। वैसे हम आगे लिखेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं प्रतिहार, गुजर प्रतिहार, इनका शासनकाल, इनका अर्थ क्या है, प्रारंभ में कौन थे, बाद में राजा बन गए, इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या है, और चीनी यात्री हैंगसांग क्या बताता है। देखिए, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, गुजर प्रतिहारों की जानकारी। गुजर प्रतिहारों की जानकारी, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, गुजर प्रतिहारों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, शाबाश, एहोल अभिलेख। ये लिखिए ना सबने। गुजर प्रतिहारों की जानकारी, इनके बारे में जानकारी हमें जो जो अभिलेख देंगे उसमें नंबर 1 है, लिखिएगा नंबर 1, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, एहोल जो अभिलेख है, वैसे ये कहां का है, तो कर्नाटक। एक शासक हैं जिनका नाम है पुलकेशिन सेकंड, उनके समय का है ये। टाइमिंग की आप बात करेंगे तो ये है 634 ईस्वी का, 634 ईस्वी, कर्नाटक। कौन से शासक के समय का है ये, पुलकेशिन सेकंड। इसके लेखक कौन है,
रवि कीर्ति। किसके द्वारा है? रवि कीर्ति। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा आपके सामने ये, गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख जिस अभिलेख में है वो कौन सा है? एहोल अभिलेख। उतारिए, एहोल अभिलेख। बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है कपिल। तो एहोल अभिलेख 634 ईस्वी का, कर्नाटक, पुलकेशिन सेकंड। ऐसे क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। केवल एक लाइन लिखी हुई है उस पुस्तक में, एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा हुआ है, गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख जिस अभिलेख में है वो है एहोल अभिलेख, और बाकी हमें क्या करना है? पुलकेशिन से। वैसे इसको पराजित करने वाला एक ही राजा हुआ है, उत्तर भारत का वह पहला राजा जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। एक ही हुआ है, वो कौन है? नहीं ऐसा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन से वंश का राजा है? हर्षवर्धन कौन से वंश का है? वर्धन वंश का। हर्षवर्धन कौन से वंश का है? हर्षवर्धन कौन से वंश का है? वर्धन वंश का। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है वर्धन वंश का? पुष्यभूति वंश। नाम सुना कभी? नहीं यार, कोई जरूरी नहीं। आप हाँ, गुर्जर प्रतिहार सुनो, लिख लिया ये। लिखिए दूसरा अभिलेख। एक तो एहोल अभिलेख है, दूसरा अभिलेख जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी वो कौन सा है? घटियाला शिलालेख। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये भी। जिस प्रकार चौहान राजवंश का संबंध बिजोलिया शिलालेख से है, गुर्जर प्रतिहारों का संबंध घटियाला शिलालेख से। घटियाला एक स्थान है। घटियाला क्या है? कहां पर है? ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। नहीं हाँ, अब फलोदी में आ गया वो। रोहिन स्कूप नाम है इसका अन्य घटियाला का। घटियाला शिलालेख, इसका समय क्या है वैसे? 861 ईस्वी। वैसे हम लिखेंगे तो यही घटियाला, जिसका नाम है रोहिन स्कूप, जोधपुर। हालांकि वर्तमान के संदर्भ में देखते हैं इसे तो ये फलोदी में है, लेकिन क्वेश्चन तो आ नहीं रहे ना 50 जिलों के अकॉर्डिंग। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी संबंधित दो क्वेश्चन आए थे। एक तो ये क्वेश्चन आया था, सही, उसमें 4 जिले थे और पूछा गया था कौन सा ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, उसमें बीकानेर था। और एक ये पूछा था कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, शुष्क राजस्थान, ऐसे था। घटियाला शिलालेख, इसके अंदर याद रखिएगा मंडोर की गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली है। वंशावली मग है क्या? नहीं मतलब आपके पास ऐसा नहीं पूछ रहा मग है क्या, इसके लेखक कौन है? मग। उत्कीर्णकर्ता कौन है? कृष्णेश्वर। ये टोटल 4 लेख में है, 4 लेखों में। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में। और ये वही शिलालेख है जिसके अंदर जानकारी है कौन सी? हाँ यस, राजस्थान की प्रथम सती का उल्लेख। कौन हुई थी प्रथम सती? हाँ मतलब जो भी आप कहना चाहें, सैंपल है कि संपत है, हाँ मतलब जो भी। संपत देवी। किसकी पत्नी है ये? अपने पति की। कौन सा? एक सेनापति था जिसका नाम था राणुक। राणुक नामक सेनापति की पत्नी थी। तो ये थी राजस्थान की प्रथम सती महिला। अंतिम कौन है वैसे?
हम्म, दिवराला गांव की। वैसे राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? हम्म, 22, 1922, 1822, 1722? कौन सी 22 है? क्या मानू मैं? 1922 मानू, 1822? 1822। क्योंकि सती प्रथा के लिए जो कानून बना था वो तो कब बना था? 1829। यस, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तो बनाया था। हाँ, इंकित गिर बेटा हो ने। अभी जैसे किसी पेपर को उठा लो, आज सुबह वाले शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं है। जरूरी नहीं है ना। मतलब कुछ चीजें रिलेटेड हो जाती है ना, पता लग जाता है यहाँ पर इस समय। आगे लिखें। तो ये एक है आपके घटियाला शिलालेख। दूसरा है, नंबर 3 लिखिएगा, वो है मंडोर प्रशस्ति। अब देखो जैसे ये आ जाएगा भाई, जैसे 4 प्रशस्ति दे दी, राज प्रशस्ति, राय प्रशस्ति, वेजनाथ प्रशस्ति और मंडोर प्रशस्ति, और कहेगा सामने शन दे रखा और मिलान करो। या फिर छोड़ो मिलान को, 4 नाम देकर कहेगा इनको सही क्रम में जमाओ। तो उस समय वो पूछ नहीं रहा है, बट आपको आएंगे तभी वो क्रम होगा। भाई जैसे 4 युद्ध आगे, वो नहीं पूछ रहा है कब हुआ, लेकिन वो पूछ रहा है इनका सही क्रम क्या है। मंडोर प्रशस्ति, इसका जो समय है वो है आपके 837 ईस्वी। शासक की बात करेंगे तो वो है आपके बाउक। इसीलिए इसका एक अन्य नाम भी है, बाउक प्रशस्ति। और ये वैसे है कहां पर? मंडोर। हम्म, ठीक है कपिल, बिल्कुल सही है, समपत्ता है ना। लिख लिया। नंबर 4 लिखो, मुचकला शिलालेख। समय है 815 ईस्वी, बुचकला जोधपुर में। शासक है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, उतारो। तो ये आपके सामने 4, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम आगे और पढ़ेंगे तो जैसे ग्वालियर प्रशस्ति ये भी आएगी, जहां पर प्रतिहारों के राजाओं को उपाधियां दी जाएगी, लेकिन वो उन शासकों के समय पढ़ेंगे। इनमें से क्या होता है, वन लाइनर उठा के पूछता है कि बुचकला शिलालेख का संबंध
कौन से वंश के राजाओं से है, या फिर जैसे घटियाला शिलालेख। तो ये तो हो गए ऐसे शिलालेख जिनके अंदर इनका उल्लेख है। लिख लिया क्या? हाँ हाँ, तो आ सकता है, चिड़िया आएगी। हम चेंज कर लें क्या? थाना वही पसंद है, अंडरग्राउंड जनवा ठीक है वो। अरे चलिए आगे। अब लिखिए आप नेक्स्ट आगे। वो है गुज्जर प्रतिहारों की शाखाएं। हाँ मतलब 46। अगला लिखो, गुज्जर प्रतिहारों की शाखाएं। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? गुज्जर प्रतिहारों की टोटल कितनी शाखाएं? 26 शाखाएं हैं। और इन 26 शाखाओं का उल्लेख किसने किया है? जानकारी किसने दी है ये? याद रखिएगा, मुणोत नैनशी ने। जी, राजस्थान का अबुल फजल है ये। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है इसको। इन 26 शाखाओं में से दो शाखा हमें पढ़नी है। एक मंडोर, एक भीनमाल। शाखाओं से क्वेश्चन आएगा तो या तो ये आएगा, या फिर आपके सामने वन लाइनर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। गुज्जर प्रतिहारों की पुरातन शाखा है। पुरातन या फिर पुरातन शब्द का मतलब ही होता है सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन ना लिखकर एक शब्द लिख देता है वो पुरातन। कौन सी है? और ऑप्शन आएगा उसमें अवंती, कन्नौज, भीनमाल और मंडोर। मंडोर। हाँ जी, मंडोर। हाँ हाँ हाँ, जोधपुर है ना, मंडोर मंदोदरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, रावण की। इसलिए एक वहां बनी हुई है ना ना। आप ही बता दो क्या बनी हुई है? क्या मंदोदरी मेल तो हो गई है जी। और एग्जामिनर ने वो वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है।
बूंदी में कौन सी शाखा है? बूंदी का तो अलग है, वो तो चौहान राजवंश की अलग अलग शाखा है वहां। देखो अभी तक तो जा ही रही है, शाम को 5:30 बजे तक। लिख लिया? बढ़ानी पड़ी। क्या बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, हर एक के बाद में हर एक बढ़कर बैठा है। बस कुछ को मौका मिल जाता है और कुछ को मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसा थोड़ी है पढ़ाने के अंदर, पढ़ाने में गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो ऐसा ऐसा तरीका जानते हैं, लेकिन मंच नहीं मिल रहा है तो वही बात है जी। रानू मंडल भी बहुत अच्छा गीत गाती थी, लेकिन एक बार मंच मिल गया, लेकिन वो बात है ना कि स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए। किसी जगह पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में सब पहुंचेगा। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसको एक बार जिंदगी में राजा बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन वो कितने टाइम तक वहां रह पाता है वो बड़ी चीज है। राजा तो सभी बने हैं, प्रताप को क्यों याद करते हैं आप? राजा तो बहुत सारे बने हैं, अनगिनत बने हैं। अभी देखो, लो शुरू करा आप, लिखो हेडिंग डालो आप। तो अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक ये केवल एक परिचय था प्रतिहारों का, ठीक है? कि हम जो प्रतिहार शासक पढ़ रहे हैं, इनका शासनकाल आप देखेंगे तो 6 से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा है। फिर हमने पढ़ा कि इनका अर्थ क्या होता है, प्रारंभ में ये कौन हुआ करते थे, शासक बनने के बाद में इन्होंने अपने आप को क्या बताया, फिर इसके बारे में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग संज्ञा दी गई। फिर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई। कुछ विदेशी थे, कुछ अपने यहाँ के थे, कुछ अपने यहाँ के थे, उन्होंने भी विदेशी बताया। और फिर एक चीनी यात्री आया, इसने काफी कुछ, हालांकि इसने ये तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बताया कि मूल स्थान कौन सा है इनका और इनकी राजधानी कौन सी है। और इसके बाद में पढ़ा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इनकी जानकारी कौन कौन से अभिलेख में है। और आखिरी में एक लाइन लिखी थी ये, गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? मंडोर। तो हेडिंग डालिए
लेकिन उससे पहले एक बिंदु लिख लेते हैं। आपने हेडिंग थोड़ी डाली अभी, नहीं, समझदार आता, सगला समझदार। लिखो, गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, संस्थापक, फाउंडर, जनक, पिता, शिव, सब कुछ। तब यहां से हम प्रवेश करेंगे मंडोर की ओर। आपको पता भी तो होना चाहिए ना मंडोर में आए कैसे ये। तो देखो, छोटा सा बिंदु हेडिंग डालिए, प्रतिहारों का आदि पुरुष। आदि पुरुष कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, संस्थापक, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जनक, या फिर आप क्या कह सकते हैं, पिता। मतलब सब कुछ कह सकते हैं आप, बस पुत्र नहीं कह सकते, बाकी सब है ये। पिता, जनक, संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। देखिए कौन हुए हैं, तो लिखिएगा हरीश चंद्र। प्रतिहारों का फाउंडर है कौन, हरीश चंद्र। ऐसा कहते हैं कि ये जो हरीश चंद्र है, इन्हें एक उपाधि है, और वो है आपके रोहोलिदी की। इनको रोहोलिदी की उपाधि इसीलिए है क्योंकि ये वेदों के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे। इन्हीं लिए कौन सी उपाधि है इनको, रोहोलिदी की। ये जो हरिश्चंद्र है, इनके दो पत्नियां थी। कौन कौन सी, एक पहली और एक आवास। तो एक दूजी एक पहली नहीं हो सकती क्या, एक पहली एक दूजी होगी। एक इनकी पत्नी थी ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मणी पत्नी, और एक थी, हाँ, सत्री। इस पत्नी का जो नाम है वो है भद्रा। ये नाम मिलता है, क्या नाम है, भद्रा। जो जाति से क्या थी, याद रखना। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र, 4 पुत्र, शूरा चारों। भोग भट्ट सबसे बड़ा, दूसरा था ककक, तीसरा पुत्र था, उसका नाम है रजिल, तीसरे का नाम क्या था, और चौथे पुत्र का नाम था ददद। हाँ जी, कमाल के नाम है जी, ऐसे नाम आपको फिर कहीं नहीं मिलेंगे। तो इनके 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों ने मिलकर मांडव्यपुर पर अधिकार किया। क्यों पापा, टेंशन मत लो, होते हैं सूरज 4 जणियाओं, भोग भट्ट, ककक, रजिल और ददद, चारों ने मिलकर कौन से स्थान पर अधिकार किया, मांडव्यपुर। ये मांडव्यपुर ही वर्तमान में मंडोर है। और उसके बाद में इन चारों में से इस मंडोर का राजा बना तीसरा पुत्र, जिसका नाम क्या है, रजिल। इसीलिए मंडोर की जो वंशावली है वो किस शासक से शुरू होगी, रजिल से। ये लिखो, और उसके बाद में फिर हेडिंग लगाओ,
मंडोर के प्रतिहार हेडिंग लगा लो। एग्जामिनर पूछ लेता है जी इस प्रकार से कई बार, ठीक है। हाँ, क्या पूछा कपिल? कौन सा? लगभग एग्जामों में पूछे जाता है जी। अभी पता नहीं आलोक राज जी ने पूछना। रो रो ली थी। बाकी याद रखना प्रतिहारों का आदि पुरुष भी कई बार आ रखा। ये हरिश्चंद्र है, एक बाबा हरिश्चंद्र नाम सुना? और जयपुर में उसने क्या किया? यस, आजाद मोर्चे का गठन किया था 1942 में, जयपुर प्रजामंडल से विभाजित। लिख लिया? अब पढ़ते हैं डिटेल से, हेडिंग डालो। मंडोर, मंडोर के प्रतिहार शासक, हेडिंग डालो, मंडोर के प्रतिहार शासक। हाँ कपिल, ये लिख लो। आता है जी, क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाता है आपके, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पहली शाखा, जिसका नाम है मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर जहां लिख रहे हैं कोष्टक में आप डाल देना ये कहां पर है, वर्तमान के अंदर जोधपुर। वैसे मंडोर खुद एक जिला बन सकता था, लेकिन फिर हुआ क्या कि मंडोर का जो राजा था ना, मंडोर के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया राठौड़ शासक के साथ और मंडोर दहेज में दे दिया। फिर उसने उसको राजधानी के रूप में विकसित कर लिया, वरना जोधपुर से तो पहले है ये। वरना आज हम पढ़ते जोधपुर कहां है, मंडोर में। अब पढ़ रहे हैं मंडोर कहां है, जोधपुर। तो मंडोर के प्रतिहार शासक, मंडोर और एक स्थान मेड़ता, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। मंडोर टू मेड़ता, मेड़ता टू मंडोर, इनकी राजधानियां दो ही तो बनेगी। लिखिए मंडोर के प्रतिहार शासकों में पहले शासक, जिनका नाम क्या है, रजिल। नाम तो रजिल है, आरएसएस भी बोर्ड इसका नाम राजिल कर देगा। उसने अभी लैंग्वेज में पूछा, उस मालवी है, उसने मालवी नहीं दिया, उन्हें अभी उसने अभी ये नाम लिख दिया। तो शर्म होने की बात है, इतो तो पापो काटे हम दे नाम की धांस मेल रखी है। आरएसएस बोर्ड। हाँ। हाँ यस, रजिल या फिर राजिल लिखिएगा। मंडोर प्रतिहारों की प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ जिस शासक से है वो कौन है, रजिल। या फिर इसी लाइन को वो घुमाकर ऐसे दे देगा, मंडोर प्रतिहारों का प्रथम शासक, मंडोर प्रतिहारों का प्रथम शासक रजिल।
रजिल जिसने अपनी राजधानी बनाई किसको? मंडोर। मंडोर को क्या बनाया? राजधानी। और वो आप खुद बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना, इसीलिए लगता है ऐसा। ठीक है, तो राजधानी बनी थी मंडोर और मंडोर का पहला राजा है। इनके समय की दूसरी खास बात, प्रतिहारों का पहला राजा रजिल, जिसने एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम क्या है? हाँ, राजसूय यज्ञ। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर ने करवाया था और रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने। क्या होता है ये अपने आप को सम्राट घोषित करने वाला होता है। यानी कि एक राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता है क्षेत्र के आसपास में, उस घोड़े का पीछा करते हैं जिस राजा ने छोड़ा है ना, उसी राजा के गुप्त सैनिकों द्वारा। जब भी कोई दूसरी रियासत या आसपास के क्षेत्र का राजा उस घोड़े को रोक लेता है, तो फिर उस राजा को उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिसने वो घोड़ा छोड़ा था। जैसे आप पढ़ते हैं रामायण में, जब भगवान श्री राम ये घोड़ा छोड़ते हैं तो इसको पकड़ने वाले लव और कुश होते हैं, फिर युद्ध होता है। और कोई राजा नहीं पकड़ता है, इसका मतलब यह है कि फिर वो चक्रवर्ती है, चारों ओर वही वो है। अगली बात, इनका एक दरबारी है, इनका एक दरबारी है जिसका नाम है नरहरि। इसका एक दरबारी है जिसका नाम है नरहरि। नरहरि एक दरबारी है किसका? रजिल का। इस नरहरि को एक उपाधि है, कौन सी? याद रखिएगा, राजा की। इसको कहा तू राजा है। नरहरि को राजा की उपाधि देने वाला शासक कौन था? रजिल, याद रखिएगा। तो रजिल से संबंधित क्वेश्चन आ रखा है, मंडोर प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत किस राजा से है? रजिल से। ये आ रखा है। मंडोर को राजधानी बनाने वाला अच्छा क्वेश्चन है, और एक ये यज्ञ। अब फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन आएगा जी, गुर्जर प्रतिहारों के अंदर नरहरि को राजा की उपाधि देने वाला राजा कौन था? और इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर, जोधपुर। लिखो मंदिर। महादेव मंदिर कहां पर बनाया गया था? रोहिंस कूप में। ये वर्तमान के अंदर तो फलोदी में आता है, ठीक है। और फलोदी हालांकि पहले किसका भाग? जोधपुर का ही तो भाग था। अब फलोदी जो है वो नया जिला बना है, ठीक है। तो ये थी रजिल की बात। रजिल किसका पुत्र है? हरिश्चंद्र का। इसके बाद में, रजिल के बाद में, रजिल का पुत्र शासक बनेगा जिसका नाम है ना ना नागभट्ट नहीं, नरभट्ट। कौन बनेगा? नरभट्ट। वो भी बहुत साहसिक राज्य, सॉरी, शासक हुआ है, इसीलिए उसे एक उपाधि है। नहीं, 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 वो नागभट्ट है, ये नरभट्ट है। हाँ, पीले पानी। कौन सी उपाधि? कितनी जी।
उसे तो जी है जी। वो भीनमाल को क्या नाम दिया था? हाँ, वो स्पेस नाम याद रखना है, चारों ऑप्शन में वो पानी मिलेगा। पी लो पी लो। विराट को क्या बताया था? जो भी हो ध्यान रखना। सबके पीछे वो ली है एक शब्द। ये लिख लिया रजिल। रजिल की इतनी सी बातें होती है और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए, रजिल के बाद में अगला जो शासक बनता है वो है नरभट्ट। इनका समय जो है, इस समय का उल्लेख नहीं है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा नरभट्ट। नरभट्ट को जो उपाधि है वो कौन सी है? हाँ, पिल्ले। पिल्लल पानी है जी, पिल्ले पानी नहीं है। याद रख लीजिए, पिल्ले पानी। हाँ, जिसका अर्थ क्या होता है? हम्म, साहसिक कार्य करने वाला। हाँ, तो पानी तो पी वो। इनके द्वारा भी एक मंदिर बनाया गया है, कौन सा? विष्णु मंदिर। और ये भी कहाँ बनाया गया है? रोहिन स्कूप में। रोहिन स्कूप, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में क्या नाम है इसका? वर्तमान में क्या नाम है इसका? घटियाला। घटियाला और रोहिन स्कूप। हाँ, विशाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त ये भी है ना कि आपको तब तक पूरा याद भी कर लेना होता है। चलें आगे। ये उपाधि कभी नहीं है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हमेशा ग्रेड के एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखना। प्रतिहारों की खास बात है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते गुजर प्रतिहारों से। और तो आ जाए तो अलग चीज है। हिस्ट्री में बहुत रेयर चांस होता है रिपीटेड क्वेश्चन आए। आपने ये अनुमान लगाया कि नहीं लगाया पेपरों में? रिपीटेड क्वेश्चन कौन से बिंदु से आते हैं? कल्चर से आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन जियोग्राफी से आते हैं। हिस्ट्री से बहुत रेयर चांस में रिपीटेड। हिस्ट्री से हमेशा नया क्वेश्चन बनता है। कोई ऐसे तो मतलब जैसे कोई प्रसिद्ध है तो वो अलग चीज है, बाकी बहुत रेयर चांस है। लिखो अगले शासक कितने हो गए? दो। अगला शासक कौन सा है? ये जो शासक है ये खास है। रजिल, नरभट्ट और नागभट्ट। नागभट्ट जी, नागभट्ट। प्रसिद्ध क्वेश्चन है नागभट्ट से। ये वे शासक हैं जो पहली बार मंडोर के प्रतिहार शासकों की राजधानी परिवर्तन करेंगे। और राजधानी परिवर्तन क्या करेंगे? याद रखिएगा, मेड़ता से क्या लेकर, सॉरी,
मंडोर से कहां ले जाएंगे ये? मेड़ता। मंडोर से मेड़ता लेकर जाएंगे। मेड़ता जो कि कहां पर है? वैसे मेड़ता है नहीं, है ना? मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड दो है, इनको सम्मिलित रूप से मेड़ता कहते हैं। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी क्या चली है देश की प्रथम रेल रेल बस? कब चली है बता सकते हैं? देश की प्रथम रेल बस मेड़ता रोड थ्रू मेड़ता सिटी। नाइनटीन 1994 राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब चली है? आगरा फोर्ट से बांदीकुई, राम सिंह सेकंड के समय। यस। तो नागभट्ट द्वारा कार्य कौन सा किया जाता है? राजधानी परिवर्तन। मंडोर से कहां ले जाई जाती है? मेड़ता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागभट्ट से। नागभट्ट एक इसका अन्य नाम मिलता है हमें कि ये नागभट्ट ही कौन है? नाहड़ राव है ये। कौन है ये? नाहड़ राव। और नाहड़ राव द्वारा ही निर्माण करवाया गया है। किनका? इनके द्वारा ही निर्माण करवाया गया है, याद रखिएगा। पुष्कर झील में निर्मित 52 घाटों का पुष्कर झील में निर्मित 52 घाटों का निर्माण जो है वो किस शासक द्वारा करवाया गया है? नाहड़ राव। और ये नाहड़ राव ही कौन है? नागभट्ट। हालांकि वहां पर तो ऐसे नागभट्ट नहीं लिखा है, लेकिन नाहड़ राव लिखा है, तो नाहड़ राव है तो एक ही ना, नागभट्ट ही है ये। हाँ, तो इसी से मिलता है। हालांकि सबसे अच्छा और एक ही बेहतरीन क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, वो कौन सा है? राजधानी परिवर्तन, मंडोर से मेड़ता। इसीलिए इनके जो मंदिर निर्माण शैली है उसकी जो शुरुआत है वो नागौर से होती है। नागौर में एक मंदिर बना हुआ है दधिमती माता का, जिसका गोठ मांगलोद, वो जो मंदिर है वो प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहारों की मंदिर शैली का नाम क्या है? आ जाएगा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, ये देखो बन गया। गुर्जर प्रतिहारों की मंदिर निर्माण शैली कहलाती है महामारू शैली। ये लिखा, इसलिए यहां पर एक बात लिख लेते हैं। नोट करके लिखना आप, नोट। गुर्जर प्रतिहारों या गुर्जर प्रतिहार के मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण शैली। और इनकी जो मंदिर निर्माण शैली है वो कौन सी है? महामारू शैली। और इस शैली की खास बात है, कौन सी? इस शैली में जितने भी मंदिर बने हुए ना, उसमें एक स्तंभ ऐसा होगा जो जमीन को छूता नहीं, हवा में होगा। क्या समझे? हवा में। जैसे गोठ मांगलो दधिमती माता का मंदिर है ना, वहां पर एक पिल्लर, एक स्तंभ हवा में है। नहीं, ऐसे हवा में को नहीं है जैसे जैसे ये पेन ऐसे हवा में, ऐसे नहीं है। हवा का मतलब ऊपर तो वो टच है, लेकिन नीचे जमीन को छूता नहीं है, ऐसे हवा में एक ही पिल्लर है। पहले हाँ, मतलब इतना था वो। तो वहां के मतलब बुजुर्ग कहते हैं जिस दिन ये जमीन पर टिक जाएगा ना, उस दिन कहानी खत्म है, धरती उलट पुलट जाएगी। अब केवल उनके नीचे से धागा निकलता है,
इतने ही रहा है, तो कोर्स तो कर ही लेंगे हम। मतलब ऐसी बातें जुड़ती है जी, बातें जुड़ती है, लोग जुड़ते हैं। देखिए, उस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है जिसकी वजह से हमारे और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मक। कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले छोटा आ जाना, घर का आपन कहा कि होता कि रात का बाहर नहीं जानो, हवा जाए। हालांकि वो हवा आज तक होना ही हो, आप आगू आगे क्या होता जाओ, आप यहाँ पर टावर नहीं नहीं बाहर नहीं हवा पड़े। वो इसीलिए ताकि ये बाहर कहीं जाए नहीं। ठीक ही उसमें क्या। अब गूगल पर हाउ सर्च थोड़ी कर हाउ, मतलब ये बेचारे वो देखो, वो भैया भानगढ़ से हैं, लेकिन इन्होंने बताया भानगढ़ में रात को पार्टी करते हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं करते हैं मैं, लेकिन दूसरे जाते हैं जो भी है। लेकिन हम तो, हम मारवाड़ा भानगढ़ मतलब भूतों का गढ़। तो महामारू शैली में निर्मित मंदिर, निर्मित मंदिर लिख लो। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन गोठ मांगलो जो कि नागौर में है ना, ये दो स्थान है, दो गांव हैं, दोनों गांवों के बीच में है। कौन सा मंदिर है? दधीमती माता, दधीमती माता मंदिर। याद रखिएगा, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है ये। इस मंदिर की एक खास बात है। कौन सी? दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। खास बात क्या है? खास बात यह है, यस, कि ये राजस्थान का एकल देवी का मंदिर है। एकल देवी का मतलब इस मंदिर में जाएंगे तो केवल और केवल किसकी मूर्ति है? दधीमती माता की। बाकी जैसे आप अदर किसी मंदिर में जाएंगे ना, तो जैसे तो बाकी आपको और मिल जाएंगे। पता नहीं, थोड़ी प्रसाद बट्टी भी चाटनी पड़ी, बट्टी फेरी दोगे, बट तीन दे रहे हो तो एक दे वहां। क्या होता है? ये लिख लिया। चलिए आगे, अगली बात। अब देखिए, एक बात आप समझिए कि नागभट्ट वे व्यक्ति हैं प्रतिहारों का, जिन्होंने राजधानी में मंडोर से कहां लेकर गए थे? मेड़ता। इसका मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस बंदे ने साम्राज्य विस्तार किया है। लिख लिया ये, अगली लाइन से लिखिएगा। नागभट्ट साम्राज्य विस्तार। नागभट्ट सेकंड की पत्नी, जिसका नाम है जजिका देवी। कौन सी देवी है? जजिका देवी। जजिका देवी के दो पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम था तात, छोटे का क्या था? भोज।
कि मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। चलो छोड़ देते हैं। और भोज क्या बन गए? अगला शासक। भोज। भोज बने अगले शासक। लेकिन भोज प्रथम जिसे हम पढ़ते हैं ना प्रमुख रूप से, वो मिहर भोज है। वो मिहर भोज इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई जानकारी नहीं आती इनकी। अरे नहीं, ऐसे नहीं। पुष्पा ऐसे उड़ता हुआ नहीं है। मतलब छत पे तो टच करता ही है, लेकिन हवा जमीन को छूता नहीं है वो। नागभट्ट साम्राज्य विस्तार है इनके समय। और दो पुत्र तात और कौन सा? भोज। अब देखो कितने शासक हो गए, कितने नंबर हो गए हैं? हुँ? तीन हो गए। नंबर 4 है भोज। नंबर 4 है भोज। बस मौज है। कोई बात नहीं है भोज की। भोज की भोज में मौज है। लिख लो। कोई बात नहीं है ना। भोज के बाद में अगले जो शासक बनेंगे उनका नाम है यशोवर्धन। ये केवल आपको कर्म के हिसाब से पूछा जाए इसलिए लिखा रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। यशोवर्धन अगले शासक हैं, उनका नाम है चंदुक। चंदुक। अरे नहीं इनको, तभी मैं सोच रहा हूँ भोज यशोवर्धन चंदुक ये नाम क्या याद आवे। और मैंने भी हो रहा गुना राज सिंह के बाद में, राज सिंह के बाद में कौन बना? राज सिंह के बाद में कौन बना? जय सिंह। ये लिख लिया। तो इन तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस कर्म के हिसाब से यदि पूछा जाए तो आपको याद रखना है। भोज के बाद में यशोवर्धन, यशोवर्धन के बाद में चंदुक, चंदुक के बाद में अगला हेडिंग लगाइए सिल्लुक। सातवां सिल्लुक। लिख लिया? चंदुक तक लिख लिया? हेडिंग डालो फिर नंबर 7 सिल्लुक। इनके बारे में फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। बात तो दो ही है लेकिन दोनों ही खास है। एक तो याद रखिएगा इनके द्वारा मंदिर बनाया गया, कौन सा? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन उससे भी खास यह है कि जिस समय सिल्लुक यहां प्रतिहार शासक थे, उस समय जैसलमेर का शासक, हालांकि उस समय जैसलमेर नहीं था, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है उस नाम से जाना जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड या वलदेश। सिल्लुक के समकालीन मांड या वलदेश के जो शासक हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, देवराज भाटी। इस देवराज भाटी को पराजित किया। और इनके द्वारा निर्माण करवाया गया है किसका? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। मांड या वलदेश कौन है ये? जैसलमेर लिखना है। जैसलमेर। जैसलमेर। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है, लेकिन पूछा जाए मांड महोत्सव कहां का है? जोधपुर का। लिखो सिद्धेश्वर ये कहां बनाया? जोधपुर। लिख लेना कोष्टक में, जोधपुर में ये मंदिर, जोधपुर के अंदर। हाँ सही है, प्रेम पटेल सही है। लिख लिया? नोट करो। नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। लिख लिया सबने? नोट करके एक नंबर करके लिखो। मांड महोत्सव। मांड महोत्सव। और मांड महोत्सव कहां है? डेस करके लिख लो, मारवाड़ ओब्लिक करके जोधपुर। मारवाड़ ओब्लिक करके जोधपुर। क्या महोत्सव ये तो पर्यटन विभाग द्वारा मेहरानगढ़ किले में किसी में। वैसे ऐसे जो भी उत्सव है ना, वो प्रमुख रूप से यहाँ के हम बात करते हैं, जैसे मारवाड़ हो या ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। हाँ, जैसे आप बीकानेर के ऊंट महोत्सव की उधर की बात करते हैं तो वो एक बड़े स्तर पर होता है पहचान दिलाने के लिए। ये इसीलिए है क्योंकि इनकी अपनी एक अलग पहचान है, इसीलिए। नोट में क्या लिखा था? लिखो। नोट के अंदर 2 नंबर करके लिखो। जैसलमेर का प्राचीन नाम। जैसलमेर का प्राचीन नाम। जैसलमेर का प्राचीन नाम।
प्रेस करके लिख लेना मांड, मांड। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यहां इस पूरे एरिया में एक गाय की प्रसिद्ध हुई है, कौन सी? मांड गाय की। हम्म, बहुत सारी, अल्लाह जिल्ला बाई, गौरी बाई, गौरी देवी, जमीला बानो। और वर्तमान में सबसे चर्चा में कौन है मांड गाय की? वर्तमान राजस्थान में कौन सी मांड गायिका चर्चित है? बतूल बेगम, जिनको पिछली बार नारी शक्ति पुरस्कार मिला था, और अभी हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुआ था कांस फेस्टिवल, उसमें मांड गायिका की प्रस्तुति दी थी। लिख लिया? नेक्स्ट आगे, नंबर 8। नंबर 8 जो शासक है वो है झोट। वाह। झोट प्रतिहार, ये प्रतिहारों का वह शासक है जो वीणा वादक था कुंभा की तरह। जैसे मेवाड़ का कौन सा महाराणा वीणा वादक है? कुंभा। वैसे प्रतिहारों में वीणा वादक है, इसलिए इनका ज्यादा यहां पर कोई राह नहीं है। प्रतिहारों में वीणा वादक यदि कोई वे हैं तो वो कौन है? झोट प्रतिहार, याद रखिएगा, ठीक है? झोट प्रतिहार वीणा वादक थे, इसीलिए ये कहां चले गए थे? अंतिम समय में ये हरिद्वार चले गए। क्यों बोलो? अब बटे बजावा। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है? गंगा, वहां। और हम लोग गंगा नदी और मतलब हरिद्वार जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? ऐसे बोलने में जैसे अभी बोला वैसे बोल दिया होगा, लिख लिया होगा। गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार चले गए थे, है ना? आखिरी में गंगा में विलीन हो गए होंगे, क्या पता, बिना बाधित ऐसे मतलब। इसीलिए इनके जो पुत्र थे ना, वो भी इनके पिता से बहुत प्रभावित थे, वे भी हरिद्वार। इनके बाद में इनका पुत्र राजा बना, लेकिन वो पिता से बहुत प्रभावित थे, तो बोले पापा कटेल हरिद्वार, चालो हरिद्वार। कौन बने इसके बाद में? भिलादित्य। अगले जो राजा हैं वो है भिलादित्य, लिखो भिलादित्य। ये भी कहां चले गए? हाँ बस। वैसे है कहां ये हरिद्वार? हाँ? इतनी सोचने की बात नहीं थी, हरिद्वार कोई राज्य नहीं है ना। हाँ ऐसे मतलब गांव में क्या हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार कोई राज्य नहीं है। हरिद्वार किस राज्य में है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। द्वार और दून सुनते हैं आप कभी? ऐसे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाओ, दून और द्वार घाटियां हैं ये, जैसे हरिद्वार और दून से देहरादून, सही है। ये है भिलादित्य, एक है शिलादित्य, शिलादित्य का पुत्र गुहिलादित्य। गए हैं कभी? क्या? ये उल्टा लिख दिया ना, गलती से मिस्टेक हो गई, दया की तरह। भिलादित्य गए हैं कभी हरिद्वार? नहीं है, मौका मिलता है जीवन में हर बार जाने का। नहीं नहीं। ले लिखो नंबर 10, बहुत अच्छा शासक, ककक। ककक ये एक ऐसा राजा हुआ है जो ज्योतिष भी था, कवि भी था, और व्याकरण का भी ज्ञाता था। हाँ? ना ना ना, उसका नहीं है। ज्योतिष, कवि, व्याकरण का ज्ञाता,
मतलब ये एक ज्योतिषी भी था, एक कवि भी था और व्याकरण का ज्ञाता भी था। इनके समय यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो याद रखेगा इन्होंने मुंगेर के गोड़ों को पराजित किया था। गोड़ जाति होती है ना। क्या है कि अब इनका जो झुकाव है वो धीरे धीरे अवंती और उज्जैन की तरफ है। बात यह है। तो क्या नाम है? याद रखिएगा ककक। क्वेश्चन तो नहीं आया है आज तक, लेकिन नाम जिस हिसाब से इस बंदे का है ना, ऐसा ही इसके बेटे का नाम है। ये ककक है और इसके बेटे का नाम ककुक है। हाँ? अच्छा, लिखिए। इसकी दो पत्नियां, दोनों पत्नियों के दो पुत्र, दोनों पुत्र राजा। दो पत्नियां कौन कौन? वही पहली और दूसरी। एक का नाम है पद्मनी, एक का नाम है दुर्लभ देवी। पद्मनी से तो कौन हुआ है? और दुर्लभ से कौन हुआ है? बाउक। हाँ, क्या छोड़ दिया? अरे नहीं, पद्मनी से बाउक हुआ है भाई, इससे हुआ है ककुक। ये बनेंगे दोनों ही राजा। पद्मनी के क्या है? बाउक है, और दुर्लभ के क्या है? ककुक। हाँ, निर्देश बिल्कुल सही है, बतूल बेगम। तो पद्मनी से बाउक और दुर्लभ से ककुक, ये दोनों ही राजा बनेंगे। लिख लिए। इसमें से हेडिंग लगा लो। कौन सा बनेगा पहले? बाउक। एक आप प्रशस्ति लिख के आए हैं, कौन सी? क्या टाइमिंग है उसका? सिर्फ टाइम। और एक आप घटियाला शिलालेख पढ़ के आए हैं, उसका टाइमिंग क्या है? इसके समय है बाउक प्रशस्ति, और इसके समय कौन सा है? घटियाला शिलालेख। लिख लिया ना? अब हेडिंग डालो बाउक। नंबर 11। नंबर 11 बाउक। इनके समय वो प्रशस्ति है जिसका नाम क्या है? बाउक प्रशस्ति। टाइमिंग क्या है इसका? 837। इसी का ही दूसरा नाम हमने लिखा था वैसे। क्या यहां पर आप ऐसे लिख लेना इसको, ऐसे जानकारी। मंडोर में है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मंडोर प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? कई बार आ गया ये। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, वाह। तो मतलब ऐसे ही, मतलब ठीक है। हाँ हाँ सर, एग्जाम आए राज प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब ऐसे ही तो ट्रेंड चल रहा है आरएसएस बोर्ड का। प्रशस्ति एक शिलालेख ही है, लेकिन ऐसा शिलालेख जिसमें राजा की प्रशंसा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। बाकी है तो शिलालेख ही ना। बाउक प्रशस्ति। इसके अंदर लिख लो, इसने राजा मयूर, जिसने मंडोर पर आक्रमण किया था, उसको पराजित किया। मंडोर पर आक्रमण करने वाला राजा मयूर को पराजित किया। और एक अभी देवराज भाटी को किसने पराजित किया था? देवराज भाटी को किसने पराजित किया था? छिल्लुक। कहां का राजा था? मांड का। यार का है, ध्यान रखना। ऐसा कोई क्वेश्चन ऑनलाइन निकल के आता है ऐसे, मंडोर पर आक्रमण करने वाला राजा मयूर को पराजित किया था किसने? और ऑप्शन होता है बाउक। ऐसा ही कुछ होता है। बाउक के बाद में हेडिंग डालो ककुक। हाँ, राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख। ठीक है प्रेम। ना ना, काम के। देख लिया। आगे। हेडिंग डालिए नंबर 12, और नाम है ककुक।
अरे इधर देखो ऊपर, पहला राजा कौन था, कॉपी में नहीं देखना है, ऐसा पता। ऊपर देखो, पहला कौन था, मंडोर का रजिल। रजिल के बाद में कौन था, के बस नरभट्ट। नरभट्ट के बाद में कौन था, नागभट्ट। नागभट्ट के दो पुत्र थे, एक तात एक भोज। भोज भोज के बाद में, भोज के बाद में मोज है यशोवर्धन। यशोवर्धन के बाद में चंदुक। चंदुक के बाद में शिल्लुक। शिल्लुक के बाद में क्या विधि, झोट। झोट झोट, हाँ झोट। झोट के बाद में भिलादित्य के बाद में कक। कक के बाद में बाहुक। बाहुक के बाद में कौन, ककुक। देखो कक बाहुक के ककुक। इनकी जानकारी लिखिए। बाकी राजस्थान के इतिहास में सब राजवंश से 4 शासकों के नाम देकर क्रम पूछा गया है, इनसे कभी नहीं पूछा गया। तो ऐसे कोई जोट, कोई बाहुकेर, कक्कर, दद्दर कोई दे देगा। जानकारी जो है वो मिलती है कि शिलालेख से, घटियाला शिलालेख। समय क्या है, 861 ईस्वी का है। प्रतिहारों का कर्ण कहा गया है इनको, प्रतिहारों का कर्ण क्यों कहा गया है, दानी प्रवृत्ति का था, मतलब दानशीलता की। लेकिन ये जानकारी किसमें है कि ये प्रतिहारों का कर्ण है। प्रतिहारों का कर्ण है ककुक। ये उल्लेख किसमें है, कुवलय माला में। और कुवलय माला जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, उदोतन सूरी। उदोतन सूरी, हाँ हाँ प्रकाश, ये सारे याद रखने पड़ेंगे। लिखिएगा, इन्होंने एक तो बनाया था मंडोर, एक बनाया इन्होंने रोहिंस कूप में। इन्होंने, इनके समेत 2 शिलालेख हैं, 2 स्तंभों का निर्माण भी है और 2 शिलालेख। एक मंडोर शिलालेख और एक घटियाला शिलालेख, यहां लिख देता हूं। 2 शिलालेख, एक घटियाला और एक मंडोर। यह पहला ऐसा राजा था जो सबको साथ में लेकर चला करता था। इसीलिए इन्होंने अपने साम्राज्य में सभी लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोहिंस कूप जो नगर है, उस रोहिंस कूप नगर के अंदर महाजन वर्ग को बसाया था। यह बनता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन, कि गुजर प्रतिहारों का वही शासक जिन्होंने रोहिंस कूप नगर में महाजन वर्ग को बसाया था। महाजन वर्ग का मतलब व्यापारियों को बसाया था, क्योंकि जहां पर व्यापारी बसेंगे वहां पर अपने आप क्या होगा, रोजगार। इस बात को सिद्ध करता है। इसीलिए ये लिख लिया। इसके बाद लिखो, ककुक द्वारा रोहिंस कूप नगर में महाजन वर्ग कोष्टक में व्यापारियों को बसाया। लिखिए, महाजन वर्ग यानी कि व्यापारियों को बसाया। बस, बाकी का पढ़ेंगे कल। ये लिख लो, सब है, सब अब होगा, पूछेंगे उसके बाद।